हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले हमने द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो चैप्टर जो है कंप्लीट किया है। आज का हमारा न्यू चैप्टर होगा द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का पार्ट है। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा एंटर्स इन द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल्स। तो ये पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, इसलिए हम इस ब्लॉक को जो है नाम दे रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेट ऑफ पी ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ध्यान रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेट ऑफ पी ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 6। कैसे 6 होगा? फॉर एग्जांपल आप 2p ऑर्बिटल कंसिडर कीजिए तो आपको मिलेगा 2px, 2py और 2pz। हम इसका जो है इस तरह का ब्लॉक डायग्राम अगर बनाते हैं तो हमको यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, 2px, 2py और 2pz। और हर ऑर्बिटल के अंदर जो है आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेट ऑफ p ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 6 एंड कंसिक्वेंटली देयर आर 6 ग्रुप्स इन द p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि p ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको टोटल 6 ग्रुप्स दिखेंगे। कौन कौन से 6 ग्रुप्स होंगे? देखिए, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन आपको मिलेगा। ग्रुप नंबर 14 के अंदर आपको कार्बन मिलेगा। 15 में नाइट्रोजन, 16 ऑक्सीजन, 17 फ्लोरीन एंड 18 हीलियम। सो दिस बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम आर दी हेड्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फैमिलीज़। तो अगर आप यहाँ पर जो है ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 टू 18 अगर आप कंसिडर करते हो तो दिस ग्रुप नंबर 13 इज़ कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 इज़ कॉल्ड एज कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 इज़ कॉल्ड एज फ्लोरीन फैमिली, वाइल ग्रुप नंबर 18 इज़ कॉल्ड एज हीलियम फैमिली। तो जनरली आप यहाँ पर इसको नाम दोगे हैलोजन्स। दीज आर जनरली कॉल्ड एज हैलोजन्स। आप इसको जो नाम दोगे हैलोजन्स और इनको आप जो है नाम दोगे नोबल गैसेस। तो इस तरह से ये जो है आपको कुछ ग्रुप के पर्टिकुलर जो है नेम्स मिलते हैं। तो दे आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट फॉर हीलियम इज़ NS2 NP126। हीलियम को छोड़कर, हीलियम के अंदर आपको जो है यहाँ पर मिलेगा हीलियम एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 2। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी 1s2। तो हीलियम को छोड़कर बाकी सारे फैमिलीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी NS2 NP126। तो यहाँ पर आप देखिए कि ग्रुप नंबर 13 में NP ऑर्बिटल के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 14 में 2, 15 में 3, 16 में 4, 17 में 5 और 18 में 6। तो इस तरह से पूरा जो है p ऑर्बिटल जो है 1 to 6 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो ग्रेजुअली फिल होगा जब आप लेफ़्ट टू राइट जो है इस p ब्लॉक के अंदर जो है बोरॉन फैमिली से हीलियम फैमिली तक जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। द इनर कोर of the element greatly influences their physical properties such as atomic and ionic radii। तो यहाँ पर आपको जो है डिफरेंसेस मिलेगा। इनर कोर के अंदर जो है डिफरेंस की वजह से आपको इनकी एटॉमिक
प्रॉपर्टीज़ जो कि फ़िज़िकल या एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे कि एटॉमिक और आयनिक रेडाई और इसी तरह से आयनाइजेशन, एंथैल्पी एट्सेट्रा, इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको जो है कुछ डिफरेंस मिलेगा। A lot of variation in properties of elements in a group of p block is observed. The maximum oxidation state shown by a p block element is equal to the total number of electrons present in the valence shell. तो इस वैलेंस शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन सब के बराबर जो है आपको इन ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप की मिलेगी। आप ग्रुप नंबर 13 to 18 चाहिए तो ये चीज़ आपको मिलेगी। तो दैट इज़ द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू s एंड p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन सब का जो है समेशन करने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट्स आपको मिलेगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीजेस टूवर्ड्स राइट। जब आप जो है राइट चलोगे, लेफ़्ट टू राइट जो है इस p ब्लॉक के अंदर जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नंबर ये क्या होगा, ये इंक्रीज होता हुआ आपको जो है दिखेगा। इन एडिशन टू दिस सो कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप उस जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को नाम दोगे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा भी p ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको कुछ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है मिल सकती है जो कि 2 यूनिट से जो है डिफ़र कर सकती है, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल सकती है। तो आप देखिए कि टेबल नंबर 11.1 आपकी बुक में टेबल नंबर 11.1 है। इसके अंदर आपको पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो की गई है p ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, जो कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और साथ ही साथ अदर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसके अंदर जो एक्सप्लेन की गई है। तो आप ये टेबल जो है अपनी बुक से अच्छी तरह से जो है ऑब्ज़र्व कीजिए, इसकी स्टडी कीजिए, तो पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट की आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन केस ऑफ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर लाइटर एलिमेंट इन द ग्रुप। हाउएवर द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 units less than the group oxidation state becomes progressively more stable for the heavier elements in each group। तो जो लाइटर ग्रुप्स के लिए होंगे वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल होगी और जो हेवियर एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या होगी, ये लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मिलेगी, जो कि 2 यूनिट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको 5 मिलती है तो हेवियर एलिमेंट्स के लिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नंबर जो है यूनिट कम कर दीजिए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको हेवियर एलिमेंट्स के लिए ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। दीज डिफरेंसेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट अराइजेस ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड हो जाएंगे और इस तरह से वहाँ पर आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो द एबिलिटी टू फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी पेयर्ड इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हेवियर एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है मिलेगा। तो द ऑकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 unit less than the group oxidation state are sometimes attributed to the inert pair effect। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर p ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो देखने को मिलेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें मिलेगी, p ब्लॉक एलिमेंट ओवरऑल अगर हम कंसिडर करते हैं पीरियोडिक टेबल का जो राइट मोस्ट पार्ट है जिसको हम p ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं, तो इसके अंदर आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स मिलेंगे। मीन्स आपके पास में जो एलिमेंट की 3 वेराइटीज़ है वो तीनों वेराइटीज़ आपको p ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो है ऑब्जर्व करने को मिलेगी। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस द डाउन द ग्रुप। जब आप जो है किसी भी ग्रुप के अंदर जो है टॉप टू बॉटम चलते हो
तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा टॉप टू बॉटम। तो किसी भी ग्रुप के अंदर आप देखोगे कि टॉप के जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे, और जैसे जैसे आप बॉटम पर आओगे तो बॉटम के ऊपर जो है मतलब जो है नीचे बिल्कुल जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे दे आर मोर मेटालिक इन कैरेक्टर, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो है कुछ मेटालाइट एलिमेंट जो है प्रेजेंट मिलेंगे। दिस चेंज फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटालिक कैरेक्टर ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ दिस एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप टू विच दे बिलोंग। तो यहाँ पर जो है इस प्रॉपर्टी के अंदर जो बहुत सारी इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर या इनकी जनरली जो केमिस्ट्री होती है इन एलिमेंट्स की, इसके अंदर आपको बहुत सारी जो है डाइवर्सिटी मिलेगी। डाइवर्सिटी मतलब थोड़ा सा जो है डिफरेंस मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है देखने को मिलेगी। In general, non-metals have higher ionization enthalpies and higher electronegativities than the metals. तो आप metals और non-metal को जब कंपेयर करोगे तो you find that non-metals have higher ionization enthalpies and higher electronegativities than metals. तो ये चीज़ जो है आपको इसमें p ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो देखने को मिलेगी। Hence, in contrast to metals which readily form the anions, the compound formed by the highly reactive non-metals with highly reactive metals are generally ionic because of large difference in their electronegativities. जब ये एलिमेंट आपस में जो है कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो वो कंपाउंड जो जनरली क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, और ये आयोनिक कंपाउंड्स के बनने की जो वजह है दैट इज़ ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द नॉन मेटल्स एंड मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक। जब वो आपस में कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो वो जनरली आयोनिक कंपाउंड जो है फॉर्म करेंगे। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। ऑन द अदर हैंड, कंपाउंड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स देमसेल्व्स आर लार्जली कोवैलेंट इन कैरेक्टर बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। जब नॉन मेटल्स आपस में खुद कोई कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं तो वो कंपाउंड जो जनरली क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। वजह क्या है कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एकदम ही नहीं के बराबर होता है। सिंपली आप देखिए कि अगर नाइट्रोजन हम देखें तो नाइट्रोजन खुद आपस में अपना मॉलिक्यूल बनाता है N2, तो ये कोवैलेंट होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन अपना खुद का मॉलिक्यूल O2 बनाता है तो ये कोवैलेंट होगा। फ्लोरीन अपना खुद का मॉलिक्यूल F2 बनाता है तो ये कोवैलेंट होगा। दोनों एलिमेंट जो है सेम है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर जो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जनरली दिस मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंट इन कैरेक्टर। तो द चेंज ऑफ नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टर कैन बी बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स फॉर्म बाय दीज एलिमेंट्स। तो अगर आप इनके जो है नॉन मेटालिक और मेटालिक कैरेक्टर का जो चेंज होता है, अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करना चाहो तो इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को जो है आप ऑब्ज़र्व कीजिए। ऑक्साइड्स, तो जब इनका आप ऑक्साइड जो है ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको यहाँ पर जो है कुछ बातें मिलेगी। द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये क्या होंगे, दीज आर आइदर एसिडिक और दे आर न्यूट्रल। ये जो है ऑक्साइड जो होंगे नॉन मेटल के, ये एसिडिक या न्यूट्रल होंगे। और इसी तरह से जो मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे, जिसको आप सिंपली मेटल ऑक्साइड्स कहिए, दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर। तो इनकी वजह जो है, इनके फॉर्मेशन की वजह से, इन ऑक्साइड्स की वजह से आप नॉन मेटालिक और मेटालिक कैरेक्टर्स का जो है डिफरेंस बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। और वो डिफरेंस जो है आपको बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ नज़र आ रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक या न्यूट्रल नेचर के होते हैं, जबकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर नॉन मेटालिक और मेटालिक कैरेक्टर्स का जो डिफरेंस है वो जनरली उनके ऑक्साइड्स के ज़रिए से आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको ईजीली जो है आप स्टडी कर सकते हो। द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच पी ब्लॉक एलिमेंट differs from the remaining members of their corresponding groups in two major aspects. फर्स्ट वन इज़ द साइज़। तो यहाँ पर आप देखिए कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे कि ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन, ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन और 18 में हीलियम। तो आप यहाँ पर ये सब के सब जो है एलिमेंट देख रहे हो, हर ग्रुप का करस्पॉन्डिंग ग्रुप के ये फर्स्ट मेंबर्स हैं,
ये अपने खुद के मेंबर से कुछ प्रॉपर्टीज़ में जो है डिफरेंस रखते हैं एंड दिस डिफरेंस इज़ एट्रीब्यूटेड ड्यू टू टू रीजन्स। फर्स्ट रीज़न इज़ द साइज़। तो पहला रीज़न यहाँ पर आपको मिलेगा साइज़ का। तो साइज़ में क्या होगा कि ऑल अदर प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन साइज़। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि साइज़ और दूसरी सारी प्रॉपर्टीज़ जो साइज़ के ऊपर जो डिपेंड करती है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर फर्स्ट मेंबर ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्रुप इज़ डिफरिंग फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स। तो thus the lightest p block elements show the same kind of differences as the lightest s block elements like lithium and beryllium। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये लाइटेस्ट एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट अपने अपने ग्रुप का लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो इसके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं अपने अदर फैमिली मेंबर से, ये वैसे ही होते हैं जैसे कि हमने अभी एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप नंबर 1 के अंदर लिथियम स्टडी किया है और ग्रुप नंबर 2 के अंदर बेरिलियम स्टडी किया है। तो ये पहला रीज़न जो है साइज़ एंड द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन द साइज़। दूसरा जो इसका जो रीज़न है, जो डिफरेंस आपको मिलेगा इन फर्स्ट मेंबर्स का, द सेकंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस विच इम्प्लॉइज ओनली टू द पी ब्लॉक एलिमेंट अराइजेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ हेवियर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनके बाद के जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपको मिलेगा प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और ये डी ऑर्बिटल जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम थर्ड पीरियड और उसके आगे जब चलते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट मिलेगी जो कि इन एलिमेंट्स के अंदर नहीं मिलेगी। तो उसकी वजह यहाँ है कि आपको इनके अंदर डी ऑर्बिटल जो है मिलेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन, तो यहाँ पर जो है आप बोरॉन से अगर स्टार्ट करते हो तो आर रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ 4। अगर आप बोरॉन से स्टार्ट करते हो तो मैक्सिमम कोवैलेंस आपको इसमें मिलेगी 4। बोरॉन के अंदर आपको जो है मैक्सिमम कोवैलेंस जो है 4 मिलेगी, और ये किस वजह से होगी? यूजिंग 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन्स। 2s और 2p इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करके आपको बोरॉन की जो है कोवैलेंस मैक्सिमम जो है 4 मिलेगी। जबकि आगे आप जब बढ़ोगे इन एलिमेंट्स के नीचे जब आप आओगे इसी फैमिली के अंदर, तो दिस एलिमेंट कैन एक्सपांड देयर कोवैलेंस मोर देन 4 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और यही वजह है कि बोरॉन के अंदर आपको मिलेगा Bf4 माइनस आयन, जबकि एल्यूमिनियम के अंदर आपको मिलेगा AlF6 माइनस आयन। तो आप देखोगे यहाँ पर मैक्सिमम कोवैलेंस जो है बोरॉन की आपको 4 मिलेगी, जबकि एल्यूमिनियम इसके अंदर आपको डी ऑर्बिटल वैकेंट मिलेगा। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर होकर जो है डी ऑर्बिटल के अंदर जो है क्या होंगे, जाकर जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, और उसकी वजह से उनकी वैलेंसी जो है एक्सपांड होगी। तो ये आयन जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं एल्यूमिनियम के अंदर, जो कि कोवैलेंसी इसमें जो है 6 शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है एक ख़ास चीज़ जो है ऑब्ज़र्व करने को मिलेगी और ये पढ़ने को मिलेगी कि हर एलिमेंट, हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो अदर फैमिली मेंबर से डिफ़र करता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो द प्रेजेंस ऑफ दीज डी ऑर्बिटल्स इन्फ्लुएंस द केमिस्ट्री ऑफ द हेवियर एलिमेंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ध्यान रखिए। तो द कंबाइंड इफेक्ट and the size of the availability of the d orbitals considerably influences the ability of these elements to form pi bonds। और यहाँ पर जो है इन एलिमेंट्स के अंदर जो है आपको पाई बॉन्ड्स की जो है अवेलेबिलिटी मिलेगी, और इन एलिमेंट्स के अंदर जो है आपको कुछ पाई बॉन्ड्स भी मिलेंगे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर्स फ्रॉम द हेवियर मेंबर्स इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको p pi मल्टीपल बॉन्ड्स मिलेंगे। जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, जो इन ग्रुप्स के अंदर जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, जो स्मॉलर साइज़ रखते हैं, इनके अंदर आपको एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ p pi बॉन्डिंग मिलेगी, जो कि पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं अपने आप के साथ। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एट्सेट्रा। या फिर ये अपने सेकंड रो के एलिमेंट्स के साथ में भी जो है कुछ इस तरह के जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एट्सेट्रा। इस टाइप की जो है बॉन्डिंग आपको जो है इन मॉलिक्यूल्स के इन एलिमेंट्स के अंदर मिलेगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो है डिफरेंस मिलेगा जो आपको फर्स्ट मेंबर्स के अंदर जो है ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज़ नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब आप हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आओगे तो इस टाइप की बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ये चीज़ जो आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर जो है आपको कैसी बॉन्डिंग मिलेगी, तो द हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स बट दिस इन्वॉल्व्स डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर आपको डी पाई पी पाई या डी पाई की जो है बॉन्डिंग मिलेगी, लाइक दिस डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग आपको जो है इन हेवियर एलिमेंट्स के अंदर मिलेगी जो कि इन करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स के अंदर जो है प्रेजेंट है। एज द डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन पी ऑर्बिटल्स। आप यहाँ पर देखोगे कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हायर एनर्जी शो करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, दे कंट्रीब्यूट लेस टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी के अंदर ये डी ऑर्बिटल का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है, लेस होता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो दे कंट्रीब्यूट लेस टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स देन डज पी पाई डी पाई। तो जो यहाँ पर जो है पी पाई डी पाई जो मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी के अंदर जो है आपको ये ऑर्बिटल्स का जो है इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, बॉन्डिंग ऑफ द सेकंड रो एलिमेंट हाउ एवर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्पेसीज ऑफ हेवियर एलिमेंट मे बी हायर देन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये हायर भी हो सकता है इन एलिमेंट्स के अंदर। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर जो ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल +5U ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉर्म्स ऑक्सो आयंस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये +5U ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो अनायंस जो है फॉर्म करते हैं। तो इन ऑक्सो अनायंस के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल NO3- हम देखेंगे तो 3 कोऑर्डिनेशन आपको मिलेगा। NO3- आयन के अंदर आपको 3 कोऑर्डिनेशन मिलेगा और इस 3 कोऑर्डिनेशन में क्या चीज़ आपको दिखेगी, इन दिस 3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो है आपको एक पाई बॉन्ड मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व है। तो ऑक्सो अनायन ऑफ नाइट्रोजन के अंदर जो नाइट्रेट आयन आपको मिलता है, इसके अंदर जो है 3 कोऑर्डिनेशन मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन जो है 3 ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड है और पाई बॉन्डिंग जो आपको इसके अंदर मिलेगी दैट इज़ ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से आप देखोगे कि जो फॉस्फेट आयन है PO4 3- आयन, PO4 3- आयन के अंदर आपको जो है 4 कोऑर्डिनेशन मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन के S P और D ऑर्बिटल के जो है कंट्रीब्यूशन होगी जो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप बहुत आसानी के साथ D ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट फॉर द डिसाइडिंग ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द हायर एलिमेंट्स और हेवियर एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट से हम पहला ग्रुप जो है स्टडी करने जा रहे हैं और उसको हम यहाँ पर कहेंगे ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स और सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली के अंदर आप देखिए कि आपको मिलेगा सबसे पहले जो है बोरॉन, उसके बाद जो है आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आपको गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। तो आप ये फैमिली के मेंबर्स देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। ये इतने जो है 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट जो है ग्रुप नंबर 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कुछ प्रॉपर्टी हम इसमें स्टडी करेंगे कि बोरॉन इज़ अ टिपिकल नॉन मेटल। तो इसके अंदर बोरॉन दिस इज़ अ नॉन मेटल। उसके बाद आप देखिए कि एल्यूमिनियम जो है ये मेटल होगा बट शोज़ मेनी केमिकल सिमिलरिटीज़ टू बोरॉन। तो यहाँ पर आप देखिए कि एल्यूमिनियम
ये मेटल है, लेकिन बहुत सारी केमिकल सिमिलरिटीज़ जो है बोरॉन की आपको जो है एल्युमिनियम के अंदर मिलेगी। इसी तरह से गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड नियोनियम आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटालिक इन कैरेक्टर। बाकी के सब, ये भी मेटल है लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है बोरॉन के जैसी है। तो अब उसके बाद आप देखिए कि गैलियम, फिर साथ में इंडियम, थैलियम और नियोनियम, दे आर मेटालिक इन कैरेक्टर। तो ये सब के सब जो ये मेटल्स हैं। तो जनरली आप देखोगे कि सिर्फ इसके अंदर बोरॉन नॉन मेटल्स है, बाकी के सारे एलिमेंट जिसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो बोरॉन इज़ फेयरली रेयर एलिमेंट, मेनली ऑकर्स एज ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरैक्स। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो बोरॉन है ये रेयर एलिमेंट है और इसका जो ऑकरेंस है इन ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसका फार्मूला है H3BO3। इसी तरह से दूसरा इसका जो सोर्स है दैट इज़ बोरैक्स, जिसका फार्मूला आपको मिलेगा Na2B4O7 10H2O। ये जो है बोरैक्स का फार्मूला है Na2B4O7 10H2O। और तीसरा जो इसका सोर्स है दैट इज़ करनाइट, और ये है Na2B4O7 4H2O। सिर्फ जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट है, बाकी दोनों का फार्मूला जो सेम है। यहाँ पर आपको बोरैक्स के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और करनाइट के अंदर आपको 4 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इन इंडिया बोरैक्स ऑकर्स इन प्यूगा वैली इन लद्दाख एंड सांबर लेक इन राजस्थान। द अबंडेंस ऑफ बोरॉन इन अर्थ क्रस्ट इज़ लेस देन 0.0001%। इतना कम जो है आपको अर्थ क्रस्ट पर मिलेगा, दैट इज़ लेस देन 0.0001% अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है बायोमास आपको जो है बोरॉन का ऑकरेंस मिलेगा। उसके बाद आप देखिए कि बोरॉन के 2 इम्पॉर्टेंट आइसोटोप हैं, जिसमें एक है बोरॉन 10। बोरॉन 10 जो है ये 19% इसका अबंडेंस है, और दूसरा जो है बोरॉन 11 है जिसका अबंडेंस 81% है। बोरॉन 11 इसका अबंडेंस आपको 81% मिलेगा। तो दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि दूसरा एलिमेंट जो है इस फैमिली का एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम इज़ मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो एल्यूमिनियम जो है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पर, और आप देखिए कि इसका जो नंबर आता है थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, और ये आएगा 8.3% बायोमास। एल्यूमिनियम आपको मिलेगा 8.3% बायोमास। ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पर, जो कि ऑक्सीजन के बाद ये जो है इसका नंबर लगेगा। तो आफ्टर ऑक्सीजन इट इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन। ये जो है 45.5% पर है ऑक्सीजन, और इसी तरह से दूसरा जो है सिलिकॉन है दैट इज़ 27.7% जो ये सिलिकॉन का अबंडेंस है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो थर्ड पोजीशन पर आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, और एल्यूमिनियम का जो ऑकरेंस है वो होगा बॉक्साइट के अंदर। तो देखिए एल्यूमिनियम की कौन कौन से जो है मिनरल्स हैं इम्पॉर्टेंट। तो एक मिनरल हो गई बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड डाइहाइड्रेट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट। उसके बाद जो है दूसरा जो एल्यूमिनियम का जो सोर्स है दैट इज़ नथिंग बट अ क्रायोलाइट। बॉक्साइट के बाद क्रायोलाइट जो कि Na3Al(F6) इसका जो है फार्मूला है। तो ये सब के सब जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम है। तो इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन माइका इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा एंड जम्मू। इतनी जगहों पर जो है ये माइका के फॉर्म में जो है आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटका और जम्मू के अंदर जो है आपको एल्यूमिनियम के जो है डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ माइका मिलेंगे। उसके बाद गैलियम, इंडियम
एंड थैलियम आर लेस अबंडेंट एलिमेंट्स इन नेचर। तो गैलियम, इंडियम और थैलियम कंपेयर टू दिस टू ये जो है लेस अबंडेंट है। और साथ ही साथ जो है आप देखोगे कि निहोनियम जो है ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसका जो है एटॉमिक नंबर आप देखोगे Z इज इक्वल टू 113। निहोनियम का जो इसका जो है नेम है निहोनियम, और इसका सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पर NH है। इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 113 और इसका एटॉमिक मास जो है आपको मिलेगा दैट इज़ अबाउट 286 ग्राम पर मोल। 286 ग्राम पर मोल जो है इसका एटॉमिक मास है। तो ये इसकी जो है प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। और इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तो इसके पहले इनर्ट गैस कोर जो आपको मिलेगा रेडॉन। रेडॉन के बाद जो है देखिए 5f ऑर्बिटल जो है यहाँ पर कंप्लीट है, तो आप लिखोगे 5f14। उसके बाद जो है 6d ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड है, 6d10 आप लिखोगे। उसके बाद जो है 7s2 और उसके बाद जो है आपको 7p2 मिलेगा। तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम निहोनियम कह रहे हैं, उसका सिंबल जो है NH है। तो आप यहाँ पर देखिए कि सो फार इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड हाफ लाइफ ऑफ इट्स मोस्ट स्टेबल आइसोटोप इज़ 20 सेकंड्स। तो T1 हाफ जो है यहाँ पर इसकी 20 सेकंड्स मिलेगी सिर्फ। तो निहोनियम का जो सबसे मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसका हाफ लाइफ पीरियड आपको जो है सिर्फ 20 मिनट मिलेगा। तो ड्यू टू दिस रीज़न इट्स केमिस्ट्री हैज़ नॉट बीन इस्टेब्लिश्ड। तो हम यहाँ पर जो है अब जो स्टडी करेंगे ग्रुप नंबर 13 की, वो निहोनियम को छोड़कर बाकी के 5 एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की स्टडी हम यहाँ पर जो डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसके कुछ ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो इस ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कुछ ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ है, और वो ट्रेंड्स होंगी जिसमें सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड होगा दैट इज़ एटॉमिक रेडाई। तीसरा ट्रेंड हम इसमें स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़। और फोर्थ जो ट्रेंड होगा दैट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो चलिए सबसे पहला हम ट्रेंड स्टडी करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज़ NH2 NP1 NH2 NP1। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए बोरॉन Z इज इक्वल टू 5U, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी 1s2 2s2 2p1। तो आप देखिए यहाँ पर जो N की वैल्यू 2 मिल रही है, तो हो जाएगा 2s2 2p1। तो जनरली हम उसको जो है NH2 NP1 कहेंगे। तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम हैव नोबल गैस कोर वाइल गैलियम एंड इंडियम हैव नोबल गैस कोर प्लस 10d इलेक्ट्रॉन कोर। तो यहाँ पर आप देखिए तो इसके अंदर आपको नोबल गैस यहाँ मिलती है हीलियम, और उसके बाद जो है आपको 2s2 2p1। इसी तरह से अगर आप एल्यूमिनियम कंसीडर करो तो Z इज इक्वल टू 13, तो आपको मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो आप देखिए यहाँ तक कि आपको नोबल गैस मिलता है नियॉन। नियॉन के बाद फिर आपको मिलेगा 3s2 3p1। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम के अंदर आपको मिलेगा नोबल गैस कोर, और उसके बाद फिर आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। लेकिन गैलियम और इंडियम के अंदर आपको नोबल गैस कोर भी मिलेगा प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स का कोर भी आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो है आपको इसमें d इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। उसके बाद जो है आपको NH2 NP ये जो है NP1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो इस तरह से द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज elements are more complex than for the first two groups of elements, that is group number 1 and group number 2।
तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में इन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स होगा। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं सेकंड जो इसके अंदर ट्रेंड है, दैट इज़ एटॉमिक रेडाई। रेडियस का जो ये रेडियस जो है सिंगुलर है और रेडाई जो इसका प्लूरल है। तो हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर ईच सक्सेसिव मेंबर वन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड एंड देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। डेफिनेटली आप देखिए बोरॉन के अंदर आपको जो है 2 ऑर्बिट्स मिलेंगे, एल्यूमिनियम के अंदर आपको 3 ऑर्बिट्स मिलेंगे, उसके बाद गैलियम के अंदर आपको जो 4 ऑर्बिट्स मिलेंगे। तो टॉप टू बॉटम आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है यहाँ पर जो इंक्रीज़ हो रहा है सक्सेसिवली। और इसका साफ मतलब होता है कि इफ़ वी गो फ्रॉम बोरॉन टू लास्ट एलिमेंट, तो इसके अंदर आपको जो है एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज़ होता हुआ मिलेगा, क्योंकि हर अगले सक्सेसिव एलिमेंट पर एक नया ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज़ लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो एक थोड़ा सा जो एक्सेप्शनल केस होगा, एटॉमिक रेडियस गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए लेकिन वो जो है एल्यूमिनियम से जो है कम होता है। तो इसकी वजह क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन ऑफर ओनली पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इन गैलियम। तो गैलियम के अंदर आप देखिए कि इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज होगा और इसकी वजह से जो 10d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10d इलेक्ट्रॉन्स दे ऑफर पुअर शील्डिंग और पुअर स्क्रीनिंग फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो साइज़ होगी न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगी, थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी। और इस तरह से गैलियम जो है एल्यूमिनियम के बाद आने के बावजूद भी इसकी साइज़ जो है एल्यूमिनियम से कम होगी। और वो साइज़ मैं आपको बता दूं कि गैलियम की साइज़ होगी 135 पिकोमीटर और एल्यूमिनियम जो इससे पहले है, जो इससे छोटा होना चाहिए, उसकी साइज़ आपको मिलेगी एल्यूमिनियम की, दैट इज़ अबाउट 143 पिकोमीटर्स। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 10d इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है एग्जर्ट करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी साइज़ जो है कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि गैलियम जो है एल्यूमिनियम के बाद आने के बावजूद भी उसकी साइज़ जो है एल्यूमिनियम से कम होगी। तो आप देखिए कि गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 135 पिकोमीटर है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस है 143 पिकोमीटर्स। सो दिस इज़ अबाउट द एटॉमिक रेडाई। उसके बाद आइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड्स डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप। द डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन साइज। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। किस वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज। उसके बाद द ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम एंड बिटवीन इंडियम एंड थैलियम आर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन्स विच हैव लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि आगे जब आप बढ़ोगे एल्यूमिनियम के बाद, तो एल्यूमिनियम के बाद आपको जो है गैलियम मिलेगा और उसके बाद जो इंडियम और थैलियम के अंदर आपको d और f इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा और उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है शॉर्ट होगा और उसकी वजह से जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर जो है आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो ये चीज़ जो है आप जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए। तो ये क्या होगा कि ये d और f इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, दे एक्सर्ट पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट टू कंपेंसेट द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो है न्यूक्लियर चार्ज को जो है कंपेंसेट करेंगे और उसकी वजह से आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ ऑफ
ग्रुप 13 के अंदर जो है डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि बोरॉन से एल्यूमिनियम पर जो है आपको रेगुलर डिक्रीज मिलेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, क्योंकि साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद जो है साइज़ के अंदर जो है वेरिएशन आएगा जब आप एल्यूमिनियम से आगे चलोगे। तो द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज एक्सपेक्टेड इज़ इन द ऑर्डर ऑफ, लुक हियर दिस वन, ये जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, उससे ज़्यादा आपको मिलेगी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उससे ज़्यादा आपको मिलेगी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। तो ये जैसा रेगुलर ट्रेंड है बिल्कुल वैसा ही मिलेगी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा आपको जो है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको जो है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी। तो द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ईच द एलिमेंट इज़ वेरी हाई। जब इन सब का जो है समेशन आप करोगे पहले 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, हर एलिमेंट का इंडिविजुअली जब देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। सो दिस इज़ अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और लास्ट ट्रेंड इन द प्रॉपर्टी जो होगा दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसके अंदर क्या होगा, डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। तो आप देखिए बोरॉन से एल्यूमिनियम जो है क्या होगी, पहले डिक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। बोरॉन से एल्यूमिनियम पर जो है साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले जो है डिक्रीज़ होगी, उसके बाद इट इंक्रीजेस मार्जिनली, देन इंक्रीजेस मार्जिनली। तो वाट एवर यहाँ पर रीज़न्स आप नहीं डिस्कस करेंगे, बस सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि बोरॉन से एल्यूमिनियम जो है क्या होगी, पहले डिक्रीज़ होगी, उसके बाद जो है आगे ये जो है कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अब आप देखिए टेबल नंबर 11.2 आपकी बुक में, टेबल नंबर 11.2, इस टेबल के अंदर बहुत सारी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स दी हुई है। वो प्रॉपर्टीज़ को आप जो अच्छी तरह से स्टडी कीजिए तो आपको जो है पूरी जो है ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से जो है इसके अंदर जो है वेरिएशंस हैं, वो सब आपको बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ गिव द फोकस ऑन टेबल नंबर 11.2 फ्रॉम योर बुक। तो इस तरह से ये जो है प्रॉपर्टीज़ हो गई जिसको हम ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए अब हम आते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि ये एलिमेंट है कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसका कलर वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो बोरॉन इसके अंदर आप देखिए कि नॉन मेटालिक इन नेचर है एंड एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। तो ध्यान रखिए बोरॉन जो है दिस इज़ नॉन मेटल, इसी तरह से जो ये एक्सट्रीमली हार्ड और इसका कलर होगा ब्लैक कलर्ड, ये आपको जो है सॉलिड स्टेट में मिलेगा। डेफिनेटली ये जो है हार्ड होता है और ब्लैक कलर का जो है सॉलिड होगा। इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है बोरॉन के जो है बहुत सारे टाइप के जो है एलोट्रॉप्स होंगे। तो बोरॉन एग्जिस्ट इन सो मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। बोरॉन हैज़ यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो आपको इसका जो क्रिस्टलाइन लैटिस मिलेगा, इस क्रिस्टलाइन लैटिस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो इसकी जो एट्रैक्टिव फोर्सेस होगी, ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है आपको बहुत हाईएस्ट मिलेगा। रेस्ट ऑफ मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि आगे जो है बोरॉन के बाद जो है आप एल्यूमिनियम से जब देखोगे तो जनरली एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब के सब जो है सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ये लो होते हैं और साथ ही साथ दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई होती है। गैलियम विद यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन।
तो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 303 केल्विन, इतना लो जो है मेल्टिंग पॉइंट है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि दिस गैलियम कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। तो ये जो है समर सीजन में ये आपको जो है लिक्विड स्टेट में मिलेगी। इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से गर्मी के मौसम में समर सीजन में जो है आपको गैलियम लिक्विड स्टेट में मिलेगी। इसी तरह से इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, दैट इज़ अबाउट 2676 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट इज़ 2676 केल्विन। तो ये गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है। इसकी वजह से दिस बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट मेक्स इट अ यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। तो गैलियम को जो है ये इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट इसको एक यूजफुल मटेरियल जो है बनाता है जो हाई टेम्परेचर को जो है मेज़र करने के लिए यूज़ होता है और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको जो है फिल किया जाता है। तो डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप दैट इज़ फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। तो डेंसिटी जो है टॉप टू बॉटम क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। सो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। उसके बाद आइए हम जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जो है स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखेंगे कि एयर के साथ क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन के साथ क्या है, वाटर के साथ ये क्या फॉर्म करता है, और से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। उसके साथ में ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। Due to small size of boron, the sum of its first 3 ionization enthalpy is very high. This prevents it to form +3 ions. तो आप यहाँ पर देखिए कि बोरॉन के अंदर आपको NH2 NP1 या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, लेकिन B3+ आयन जो है आपको नहीं मिलेंगे। इसकी वजह क्या है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की जो है बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए बोरॉन के +3 आयन जो है यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। एंड इट फोर्सेस टू फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड। और यहाँ पर आपको जो है बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स मिलेंगे ये सब के सब कौन से होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर बोरॉन। तो आपको यहाँ पर जो है बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स मोस्टली वो सब के सब क्या होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्यूमिनियम कंसिडरेबली डिक्रीजेस। अब एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होगी, ये एल्यूमिनियम की क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसकी वजह से क्या होगी, इट इज़ एबल टू फॉर्म Al3+ आयन। तो एल्यूमिनियम के अंदर आपको Al3+ आयन जो है मिलेंगे। ड्यू टू द डिक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी, एल्यूमिनियम इज एबल टू फॉर्म Al3+ आयन। और इस वजह से यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि एल्यूमिनियम इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इस वजह से आपको जो एल्यूमिनियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मिलेगी। हाउ एवर डाउन द ग्रुप, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग D and F इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो D और F इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि D and F ऑर्बिटल्स अगर हम कहेंगे तो उसकी जो है पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड्स NS इलेक्ट्रॉन वेरी टाइटली। तो यहाँ पर आगे देखिए कि जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वेरी टाइटली होल्ड होते हैं और इसकी वजह से क्या होगी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो इंटरवेनिंग D और F ऑर्बिटल्स होते हैं तो क्या करेंगे, ये NS इलेक्ट्रॉन को जो है बहुत पावरफुली होल्ड करेंगे। जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इसके अंदर जनरेट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड हैं ये जो है अनपेयर नहीं हो पाएंगे और आगे जो है ये अपर ऑर्बिटल के अंदर जो ये मूव नहीं कर सकेंगे, एंड देयर बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। और इस तरह से ये NS ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये बॉन्डिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ओनली P ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मे बी इन्वॉल्व इनटू द बॉन्डिंग। और इसकी वजह से ये जो सिर्फ P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्डिंग के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो इन फैक्ट गैलियम, इंडियम एंड थैलियम
बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑब्जर्व। तो गैलियम, इंडियम और थैलियम के अंदर आपको गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इसके अंदर आपको +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मिलेगी। तो दीज एलिमेंट्स शो +1 एज वेल एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फॉर हेवियर एलिमेंट्स। तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है ये हेवियर एलिमेंट के लिए जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होगी और उसका ऑर्डर होगा एल्यूमिनियम, इससे ज़्यादा फिर आपको मिलेगी गैलियम, इंडियम और थैलियम की। गैलियम, उसके बाद इंडियम और फिर थैलियम। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको मिलेगा। इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट वेयर एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। तो आप यहाँ पर जो थैलियम के अंदर देखोगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये प्रीडोमिनेंट होगी और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्या होगी, इट इज़ हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। द कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशंस आर मोर आयोनिक देन दोज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन एलिमेंट्स के जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स के कंपेयर में मोर आयोनिक होते हैं। तो ये चीज़ जो है आप जो है यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। इन ट्राईवैलेंट स्टेट, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि +3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी ओनली 6। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बोरॉन के अंदर BF3 मॉलिक्यूल अगर हम कंसिडर करते हैं तो बोरॉन के सराउंडिंग में आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 फ्लोरीन के और 3 इलेक्ट्रॉन ये खुद के बोरॉन के। तो इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है बोरॉन के सराउंडिंग में आपको इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है मिलेंगे, जो कि ट्राईवैलेंट स्टेट के अंदर जो है आपको मिलते हैं। तो ये सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इसको जो है कह सकते हैं। तो सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड थस बिहेव एज लुईस एसिड। ये क्या करेंगे कि अपनी जो है उस स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, मतलब आप इसको सिंपली कहिए कि अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है एक्सेप्ट करेंगे किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, और इस तरह से दे बिहेव एज ए लुईस एसिड। दिस टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एबिलिटी जो लुईस एसिड की जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की है, ये एबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम्स डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप आप साइज ऑफ एटम इंक्रीज देख रहे हो, तो इसकी वजह से एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ये क्या होगी, ये जो है डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर आप देखिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके ये अपने जो है मॉलिक्यूल्स को जो है फॉर्म करते हैं, और किस तरह से अपनी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसको किस तरह से जो ये कंप्लीट करते हैं, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में किस तरह से होंगे। तो फॉर एग्जांपल BCl3 को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। तो लुक हियर, बोरॉन ट्राईक्लोराइड, इसको जो है आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी ज्योमेट्री जो है इट इज़ प्लेनर। आप देख रहे हो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ प्लेनर ज्योमेट्री। तो जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट होगा तो बोरॉन क्या करेगा, अमोनिया का एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है वो एक्सेप्ट करेगा, और इस तरह से यहाँ पर जो एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसमें बोरॉन की जो ज्योमेट्री है वो चेंज होगी लाइक दिस। तो यहाँ पर जो ये अमोनिया के साथ अटैच होगा, और इस तरह से आप देख रहे हो कि अब ये ज्योमेट्री प्लेनर से चेंज होकर जो है टेट्राहेड्रल बन जाएगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर आपको मिलेगी। इसी तरह से आप देखिए कि AlCl3 अचीव्स स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग द डाइमर। तो आप देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होगा वो अपना खुद का डाइमर बनाकर 2 यूनिट जो है आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे, और इस तरह से वो अपने आप को जो है स्टेबलाइज करेगा। तो देखिए किस तरह से बनेगा, Cl Al
Cl, ये आपको जो है एल्यूमिनियम का डायमर मिलेगा, जिसको हम सिंगल यूनिट जो है AlCl3 कहेंगे, और इसका जो डायमर होगा जिसमें आपको मिलेगा Al2Cl6। तो आप यहाँ पर देखिए 2 एल्यूमिनियम दिख रहा है और क्लोरीन देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये Al2Cl6 होगा। तो क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल होगा 118 डिग्रीज होगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा इट इज़ 101 डिग्रीज होगा। और इस तरह से 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स आपको मिलेगी। एक एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो ब्रिजिंग क्लोरीन है ये होगा 2 to 1 पिकोमीटर, और एक ये वाली जो क्लोरीन और एल्यूमिनियम की बॉन्डिंग होगी दैट इज़ अबाउट 206 पिकोमीटर्स। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा एल्यूमिनियम का। तो इसमें 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है बनाएगा डायमर, दैट मीन्स 2 सिंगल यूनिट्स ऑफ AlCl3 ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन ब्रिज। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्लोरीन ब्रिज है, इसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों एल्यूमिनियम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं और ये मॉलिक्यूल बनाएगा डायमर, जिसका फार्मूला होगा Al2Cl6। इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवैलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे कंपाउंड जो है ये वाटर के अंदर जो है हाइड्रोलाइज होते हैं, और हाइड्रोलाइज होने के बाद देखिए ये कौन से कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए कि ये स्पीसीज बनाएगा MOH4 माइनस स्पीसीज जो है ये फॉर्म करेंगे। वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होने के बाद ये ट्राइवेलेंट स्टेट के अंदर जो है ये एलिमेंट्स इनके कंपाउंड जो है वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर MOH4 माइनस टाइप की जो स्पेस फॉर्म करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पर जो मेटल की होगी दैट इज़ sp3। तो यहाँ पर मेटल जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी, ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट आपको इसके अंदर मिलेगी। इसी तरह से आप देखिए कि AlCl3 इन एसिडिफाइड एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर देखिए ये बनाएगा AlH2O6 3+, और ये जो आयन होगा दिस हैज़ द ऑक्टाहेड्रल शेप। तो यहाँ पर आपको जो है ये आयन जो कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन द 3d ऑर्बिटल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर इन्वॉल्व्ड एंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज sp3d2। तो यहाँ पर जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। तो एल्यूमिनियम के जो डी ऑर्बिटल्स जो है इसके अंदर बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो इस तरह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d2। चलिए ग्रुप 13 एलिमेंट्स की कुछ रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन होगी एक्शन ऑफ एयर। तो पहली रिएक्शन होगी एक्शन ऑफ एयर। तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रुप 13 एलिमेंट्स एयर के साथ जो रिएक्ट होकर क्या क्या फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखिए कि बोरॉन इज़ अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर on the surface which protects it from further attack। तो पहली बात आप देखिए कि बोरॉन जो है ये अनरिएक्टिव है, इसी के साथ साथ एल्यूमिनियम जो है अपना ऑक्साइड लेयर फॉर्म करती है, जिसकी वजह से वो किसी भी रिएजेंट के साथ जो है अटैक होकर और रिएजेंट के साथ जो रिएक्ट होकर कोई नया कंपाउंड जो है फॉर्म नहीं करेगी। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। उसके बाद आप देखिए कि एमॉर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स B2O3 एंड Al2O3 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देखिए कि बोरॉन जो है एमॉर्फस फॉर्म में, और इसी तरह से एल्यूमिनियम मेटल को अगर आप जो है हीट करते हो एयर के साथ में तो B2O3 बोरॉन का ऑक्साइड और इसी तरह से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ जो ये ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो दे विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स। तो एक जनरल रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, जिसमें जो एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 13 है उसको हम जो E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो E सॉलिड प्लस 3O2 गैस
गिव्स राइज टू E2O3। तो हमको यहाँ पर जो है इसको 4 करना है, 4E सॉलिड, इट गिव्स राइज टू E2O3। तो ये ऑक्साइड लेयर जो है यहाँ पर बनती है सॉलिड फॉर्म में। तो इसको आपको जो है एयर के साथ जो है ऑक्सीजन जो होगी उसके साथ आपको हीट करना है। इसी तरह से ये एलिमेंट जो होते हैं, ये एलिमेंट जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होंगे। E सॉलिड प्लस N2 गैस, ये जो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ हीट होने के बाद ये करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम E जो है इट इज़ नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13। यहाँ पर जो E जो हम लिख रहे हैं, ये E जो है ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड वेरीज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि बोरॉन ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक। ध्यान रखिए बोरॉन का ऑक्साइड जो है B2O3, दिस इज एसिडिक इन नेचर। बोरॉन ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर विच एंड रिएक्ट्स विद बेसिक मेटालिक ऑक्साइड्स। इसी तरह से आप ध्यान रखिए कि एल्यूमिनियम और गैलियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ध्यान रखिए बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक नेचर, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का, और इसी तरह से इंडियम और थैलियम का ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक ऑक्साइड होगा। तो इंडियम एंड थैलियम ऑक्साइड्स आर बेसिक। तो इस तरह से आपको जो है 3 टाइप का जो है ऑक्साइड जो है ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स के अंदर मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द एक्शन ऑफ एयर। चलिए दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे दैट इज एक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कलीज। सेकंड, एक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कलीज। एसिड्स और अल्कलीज के साथ जो ग्रुप नंबर 13 की जो क्या रिएक्शंस होंगी, तो ध्यान रखिए बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड अल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि बोरॉन जो है अनरिएक्टिव होता है। इसी तरह से बोरॉन यहाँ पर जो है एसिड और अल्कली के साथ भी जो है अनरिएक्टिव होगा। बट एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन मिनरल एसिड्स एंड एक्वियस अल्कलीज एंड दस शोज एम्फोटेरिक कैरेक्टर। तो एल्यूमिनियम जो होगा ये मिनरल एसिड के साथ और साथ ही साथ जो अल्कली के साथ जो है रिएक्ट होगा, उसका अंदर जो डिजॉल्व होगा। तो इस तरह से एल्यूमिनियम का आपको जो है एम्फोटेरिक नेचर मिलेगा। तो एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लिबरेट्स डाईहाइड्रोजन। तो आप यहाँ पर देखिए कि एल्यूमिनियम जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो है डिजॉल्व होने के बाद किस तरह से डाईहाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ करता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2Al सॉलिड प्लस 6HCl। यहाँ पर जो इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वियस सोल्यूशन जो है कंसिडर करेंगे। तो ये आपको मिलेगा 2Al3 प्लस 3Cl माइनस, ये दोनों जो है एक्वियस फॉर्म में होंगे। तो इस तरह से आपको जो है सिंपली जो है इसको आप ये कह सकते हो नॉट इट इज़ 3 इट इज़ 6। तो सिंपली आप इसको AlCl3 कह सकते हो 2 नंबर्स में। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ ही साथ जो इसके अंदर से डाईहाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ होगी 3H2 गैस। तो ये मिनरल एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जो एल्यूमिनियम रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और डाईहाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी। हाउ एवर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिवली बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाएगा जिसकी वजह से उसके ऊपर जो किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद एक्वियस अल्कली एंड लिबरेट्स डाईहाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो ये एल्यूमिनियम एक्वियस अल्कली के साथ भी रिएक्ट होकर डाईहाइड्रोजन जो रिलीज करेगा। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो आप देखिए 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे 2 नंबर्स में और साथ ही साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल 6H2O लिक्विड। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, डाईहाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी और आपको मिलेगा 2Na प्लस AlOH4 माइनस।
प्लस यहाँ पर डाइहाइड्रोजन गैस जो मिलेगी वो 3 नंबर्स में होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होगा सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3। इट इज़ सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3। ये जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जो है नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, वो जब चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं 12th के अंदर, तो उस वक्त हम ये इसकी जो है पूरी डिटेल जो स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है ये अल्कली के साथ भी रिएक्ट होकर आपको यहाँ पर डाइहाइड्रोजन गैस देगा। तो एल्यूमिनियम का यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर मिलता है। ओके, चलिए थर्ड रिएक्शन जो होगी दैट इज़ एक्शन ऑफ हैलोजेंस। थर्ड रिएक्शन एक्शन ऑफ हैलोजेंस, जनरली हम इसको X2 कहेंगे। तो हैलोजेंस के साथ यहाँ पर जो रिएक्ट होगा, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद हैलोजन टू फॉर्म ट्राई हैलाइड्स एक्सेप्ट थैलियम आयोडाइड। तो TlI3 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब जो है ट्राई हैलाइड जो है फॉर्म करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 2E सॉलिड प्लस 3X2 गैस दैट गिव्स राइज टू 2EX3। इस तरह से ये ट्राई हैलाइड जो फॉर्म करेंगे सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पर हम हैलोजन लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरह से ये जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी किया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन और सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, जिसके अंदर ऑर्थोबोरिक एसिड है, बोरेक्स है और भी बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद जो है बायोलॉजिकल उसके कुछ यूजेस हैं, जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं और क्या क्या चीज़ें उससे जो बनती है, वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके।